तुम में से भी एक दो के पास में प्रोवर्ब नहीं थी ना? कौन है जिस ममता? उसको तो दे दी मैंने। चलिए शुरू करें अपने। किस किस के पास नहीं है इंडियन राइटिंग के नोट्स? कल कौन नहीं आया था? टोरू दत्त वाला चैप्टर हो गया था हमारे। आगे चलते हैं अपने। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 टू 1941। ये पहले नॉन यूरोपियन है जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर, born May 7, 1861, Calcutta, now Kolkata, died August 7, 1941, Calcutta. Was a Bengali poet, short story writer, song composer, playwright, essayist and painter. है ना, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हो गए। Who introduced new prose and verse forms and the use of colloquial language into Bengali literature. colloquial बोल चाल की भाषा वाले लिटरेचर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, thereby freeing it from traditional models based on classical Sanskrit. है ना, ये लिबरेशन हर लैंग्वेज में ही हुआ। है ना, पहले इंग्लैंड में भी जो इंग्लिश पोइट्री होती थी वो लेटिन बेस्ड होती थी, क्लासिकल लिटरेचर के ऊपर बेस्ड। धीरे धीरे फ्री वर्स आ गया वहाँ पर भी, मुक्तक काव्य आ गए हिंदी में। बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगाली पोइट्री को रिलीज किया संस्कृत के ट्रेडिशन से। है ना, अब जैसा मन में आए वैसे लिख सकते हो। है ना, स्वतंत्र कविता हो गई। कोई छंद की आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई विशेष पैटर्न, कोई विशेष फॉर्म की जरूरत नहीं है। टैगोर वॉज ए पोइट, ऑथर, रिलीजियस प्रीचर। रिलीजियस प्रीचर भी थे वो, धर्म उपदेशक भी थे। सोशल रिफॉर्मर, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन। देखो और ज्यादा उनकी पर्सनालिटीज खुल करके सामने आई। तुम्हारे पास नहीं है क्या? तुम कल आए थे ना? हाँ, एक क्यों लिया था? एक और ले लो। एक क्यों लिया? दे दो उसको एक और, पढ़ो आराम से। है ना? हाँ, ही वॉज ए ग्रेट मिस्टिक। मिस्टिक थे वो। मिस्टिक यानी रहस्यवादी। यानी उनकी पोयम्स में यूं रहस्य दिखता था कोई न कोई। ही वॉज ए मिस्टिक यानी मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करने वाले। है ना, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदास एंड उपनिषदास। He was highly influential in introducing Indian culture to the West and vice versa. देखो, टोरू दत्त ने जो काम किया ना वही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी काम किया।
टोरू दत्त ने क्या किया कि जो इंडिया की जो सोल थी ना, उसको वेस्टर्न कंट्रीज को बताया कि ये है हम, हमारी भारतीयता ये है। लगभग यही काम रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया। उसने इंडियन लिटरेचर को उन्होंने हाँ, इस तरीके से प्रस्तुत किया कि वेस्टर्न कंट्रीज में उस ज्ञान का प्रसार हुआ, एंड वाइस वर्सा। और उन्होंने वहाँ के लिटरेचर को भी यहाँ की भाषाओं में अनुवाद करके प्रस्तुत किया, तो हम उनको भी जान सके। And he is generally regarded as the outstanding creative artist of early 20th century India. In 1913, he became the first known European to receive the Nobel Prize for Literature. The son of the religious reformer Devendranath Thakur, देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र थे ये, he early began to write verses. उन्होंने बहुत जल्द ही पोइट्री करना शुरू कर दिया था, वर्सेस लिखना शुरू कर दिया। And after incomplete studies in England, in the late 1870s, he returned to India. अधूरी पढ़ाई छोड़ करके ये भारत आ गए। There he published several books of poetry in 1880s and completed Mansi 1890, a collection that marks the maturing of his genius. Mansi इन्होंने पूरा किया, ये भी इनकी poems का collection है। It contains some of his best known poems, including many in verse forms new to Bengali. ये उनकी बेस्ट नॉन पोएम्स का कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारी पोएम्स तो उन वर्स फॉर्म्स में हैं जो बंगाली लिटरेचर के लिए बिल्कुल नए थे, है ना। वर्स फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने अभी लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा ओड है, या फिर एपिक, या फिर एलिजी, या फिर सोनेट, या फिर सॉन्ग, या फिर लिरिक्स, है ना। ये क्या है, ये लिटरेरी फॉर्म्स हैं। बैलेड्स, है ना, ये लिटरेरी फॉर्म्स हैं। तो इन फॉर्म्स से अलग कई फॉर्म्स वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की वहां पर, as well as some social and political satire that was critical of his fellow Bengalis. कुछ पॉलिटिकल या सोशल सटायर भी उन्होंने प्रस्तुत किए। सटायर याद है आप लोगों को कि यानी a piece of writing in literature which is written in a taunting manner but with a view to reforming, है ना, either a person or a system, है ना। In 1891, Tagore went to East Bengal, now in Bangladesh, to manage his family's estates at Shaildah and Tajapur for 10 years. तो ये ईस्ट बंगाल चले गए, जो आजकल का बांग्लादेश है। There he often stayed in a houseboat on the Padma River. पद्मा रिवर के ऊपर एक हाउस बोट सा बना रखा था, उसमें ये प्राय रहे। द मेन चैनल ऑफ द गंगेज रिवर, गंगा की ये चैनल थी, यानी कि एक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटरी थी पद्मा, है ना। जैसे गंगा नदी आगे जाकर के दो भागों में बंट जाती है ना, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और कोई नदी आकर के गंगा में मिल जाती है, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा रिवर, गंगा नदी की। इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद विलेज फोक, गांव के लोगों के साथ में रहे वो, एंड हिज सिंपैथी फॉर देम बिकेम द की नोट ऑफ मच ऑफ हिज लेटर राइटिंग। और गांव के लोगों के प्रति उनकी जो सिंपैथी थी ना, वो उनकी पोइट्री का की नोट बन गई उनकी लेटर राइटिंग्स। मोस्ट ऑफ हिज फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरीज विच एग्जामिन humble lives and their small miseries date from the 1890s and have a poignancy laced with gentle irony that is unique to him, है ना? तो उनकी ज़्यादातर जो शॉर्ट स्टोरीज हैं जो एग्जामिन करती है हम्बल लाइव्स को एंड देयर स्मॉल मिजरीज को, विनम्र जीवन और छोटी छोटी परेशानियां, है ना, गरीब लोगों की। और उनमें क्या है, ये डेट फ्रॉम 1890s एंड हैव ए
ये 1890 से ही उनका ये लिटरेचर चालू हुआ, है ना। जब से वो वहाँ गए थे, है ना, ईस्ट बंगाल गए थे ना, वहाँ पर गरीब लोगों के संपर्क में आए, तब उनका जो लिटरेचर आया, उसमें जो शॉर्ट स्टोरीज आई वो एक आम जीवन को लेती हुई, आम जीवन की परेशानियां, बाधाएं उनको लेती हुई आई। एंड हैव ए पॉइग्नेंसी पॉइग्नेंसी, शार्पनेस, एकदम यूं तीखापन होता था, लेस्ड विद जेंटल आयरनी, और वो लेस्ड विद यानी डेकोरेटेड विद जेंटल आयरनी, उसमें यूं बहुत ही सहनीय आयरनी हुआ करती थी थोड़ी सी टॉन्टिंग लेकिन सहने योग्य। दैट इज यूनिक टू हिम, और ऐसा लैंग्वेज उसके लिए यूनिक था। दो एडमिरेबली कैप्चर्ड बाय द डायरेक्टर सत्यजीत रॉय इन लेटर फिल्म अडेप्टेशंस। हालांकि बाद में सत्यजीत राय ने इनको फिल्म अडेप्टेशन में कई जगह इनको लिया, यानी इनकी जो कहानियां हैं, इनके जो नॉवेल्स हैं, उनके ऊपर सत्यजीत राय ने कई फिल्में बनाई। Tagore came to love the Bengali countryside, most of all the Padma River. टैगोर के बारे में जाना जाता है, टैगोर केम टू लव द बंगाली कंट्री साइड, है ना, बंगाली देहात उनको बहुत पसंद था, उनकी रचनाओं में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ ऑल। और सबसे ज्यादा तो देखिए, क्या पढ़ रहे हो पूजा तुम? नहीं, ये मैंने दिए वो नोट्स नहीं है तुम्हारे पास? तो नए वाले क्यों नहीं लिए तुम? हाँ, नहीं ले लो तो नए वाले, तुम वो किताब खोल करके क्यों बैठे हो, तो ले लो। हाँ, तो मांग लो तुम मेरे से। नहीं 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 डिस्टर्ब की कोई बात नहीं है, तुम डिस्टर्ब नहीं हो, मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है ना वो सारे हर बार अपडेट हो जाते हैं, कुछ चीजें हट जाती है, कुछ चीजें जुड़ जाती है। हाँ, वो तो है, वो तो देखो पुरानी चीजें वो बढ़िया है, लेकिन हाँ नहीं, लेकिन नई चीजें जुड़ना, कुछ चीजें हटना बहुत जरूरी होता है ना। तो इसलिए हट जाती है चीजें, ना। हाँ, पेज नंबर 15 पर आ जाओ तुम तो टैगोर केम टू लव द बंगाली कंट्री साइड, मोस्ट ऑफ ऑल द पद्मा रिवर, एन ऑफन रिपीटेड इमेज इन हिज वर्स। पद्मा रिवर क्या है? उनकी कविताओं में बार बार रिपीटेड होने वाला एक लैंडस्केप है ना। ही रोट अ लॉट अबाउट पद्मा रिवर, उनकी पोएम्स की सेटिंग है पद्मा रिवर। During these years, he published several poetry collections, notably Sonar Tari, The Golden Boat, जिसको इंग्लिश में गोल्डन बोट के नाम से ट्रांसलेशन हुआ, एंड प्लेज नोटेबली चित्रांगदा 1892, चित्रा। टैगोर्स पोएम्स आर वर्चुअली अनट्रांसलेटेबल, है ना, अनट्रांसलेटेबल है, यानी ट्रांसलेट क्या करें उन पोएम्स को, as are his more than 2000 songs which achieved considerable popularity among all classes of Bengali society. लेकिन फिर भी कई पोएम्स को उन्होंने खुद ने ही ट्रांसलेट किया, है ना। तो ट्रांसलेट करके फिर बाद में वो इंग्लिश में पब्लिश हुई और पूरी दुनिया तक पहुंची। In 1901, Tagore founded an experimental school in rural West Bengal at Shanti Niketan. 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई। वेयर ही सॉट टू ब्लेंड, जहां पर उन्होंने प्रयास किया, सॉट किया, है ना, सॉट माने पुट एफर्ट्स, जहां पर उन्होंने प्रयास किया। सीख का मतलब क्या होता है ना, हासिल करने का प्रयास करना। वेयर ही सॉट टू ब्लेंड, जहां उन्होंने ये हासिल करने का प्रयास किया, क्या चीज, द बेस्ट इन द इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस, कि भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं में सर्वोत्तम क्या है, उस चीज को ब्लेंड कर दिया जाए, उस चीज को मिक्सअप कर दिया जाए। ही सेटल्ड परमानेंटली एट द स्कूल, वो स्कूल में ही परमानेंटली सेटल हो गए, विच बिकेम विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921। और ये जो शांति निकेतन का जो छोटा सा स्कूल था,
वो विश्व भारती विश्वविद्यालय में बदल गया 1921 में। Years of sadness arising from the deaths of his wife and two children between 1902 and 1907 are reflected in his later poetry. उनकी पत्नी का और उनके दो बच्चों का देहांत उनकी लेटर पोइट्री में हमें रिफ्लेक्शन मिलते हैं कि उनकी फीलिंग्स हैं कितने वो दुखी हुए, वो वहाँ पर देखने को मिलते। विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वेस्ट इन गीतांजलि, और ये इंट्रोड्यूस हुआ वेस्ट के लोगों के सामने गीतांजलि में, सॉन्ग ऑफरिंग्स, जिसको इंग्लिश में जिसका ट्रांसलेशन सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम से जाना जाता है, 1912। दिस बुक, ये जो गीतांजलि की किताब है, ये कंटेनिंग टैगोर्स इंग्लिश प्रोज ट्रांसलेशन ऑफ रिलीजियस पोएम्स, ये रिलीजियस पोएम्स की प्रोज ट्रांसलेशन है ना। वर्स ट्रांसलेशन तो पॉसिबल नहीं है बंगाली से इंग्लिश में, फिर ये वो सारे मीटर वैसे बनने, है ना, फ्री वर्स भी बनाए तो भी वो शब्द आने संभव नहीं है, तो प्रोज ट्रांसलेशन हुई फ्रॉम सेवरल ऑफ हिज बंगाली वर्स कलेक्शंस इंक्लूडिंग गीतांजलि 1910। दिस बुक वाज हेल्ड बाय W.B. Yeats एंड आंद्रे जिदे, आंद्रे जिदे फ्रेंच ऑथर हैं एक, W.B. Yeats तो आप जानते ही हो अच्छे से, एंड वन हिम द नोबेल प्राइज इन 1913। 1913 में गीतांजलि को नोबेल प्राइज भी मिला। टैगोर वॉज अवार्डेड ए नाइटहुड इन 1915। 1915 में टैगोर को नाइटहुड मिला, नाइटहुड यानी सर कहलाने का अधिकार, सर की उपाधि मिली इनको। बट ही रेप्यूडिएटेड इट, रेप्यूडिएटेड यानी अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया। रेप्यूडिएट का मतलब होता है टू शो नो कंसर्न, कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है भाई। इन 1919, 1919 में उन्होंने इसको त्याग दिया एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अमृतसर या जलियांवाला बाग मैसाकर। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारी इन्होंने क्या है कि, है ना, लिखा है, जितना तुम कलेक्शन कर सको इनके बारे में उतना कर। हाँ बता दो। बिल्कुल, ये तो है ही है। फ्रॉम 1912 टैगोर स्पेंट लॉन्ग पीरियड्स आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर उन्होंने बहुत समय बिताया, लेक्चरिंग एंड रीडिंग फ्रॉम हिज वर्क इन यूरोप, द अमेरिकाज एंड ईस्ट एशिया, and becoming an eloquent spokesperson for the cause of Indian independence। ये भारतीय स्वतंत्रता के प्रवक्ता भी बन गए, विदेशों में इन्होंने खूब भ्रमण किया, यूरोप में, अमेरिका में, ईस्ट एशिया में। Tagore's novels in Bengali are less well known than his poems and short stories। थोड़े कम प्रसिद्ध हैं टैगोर के जो नॉवेल्स हैं, वो थोड़े कम प्रसिद्ध हैं उनकी शॉर्ट स्टोरीज या पोएम्स की तुलना में। दे इंक्लूड गोरा एंड गैरे बैरे 1916, translated into English as Gora, and the home and the world, the home and the world, respectively, रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः गोरा को गोरा के नाम से ही और गहरे बहरे को द होम एंड द वर्ल्ड के नाम से ट्रांसलेट किया गया। In the late 1920s, when he was in his 60s, Tagore took up painting and produced works that won him a place among India's foremost contemporary artists। है ना, लगभग 60 की उम्र में उन्होंने पेंटिंग शुरू की और वो भारत के प्रसिद्ध पेंटर्स में एक हो गए, है ना। क्विक लुक देख लेते हैं थोड़ा सा, और आगे इनका डिस्क्रिप्शन आएगा। वर्क्स क्या हैं इनके? आर नेशनल एंथम जनगण मन, है ना, बांग्लादेश नेशनल एंथम ओमार सोनार बंगला, द चाइल्ड ओनली ओरिजिनल क्रिएशन इन इंग्लिश अ पोएम। ये उनकी लिखी हुई इकलौती कविता है जो उन्होंने इंग्लिश में ही लिखी थी, ये कोई ट्रांसलेशन नहीं था।
ट्रांसक्रिएशंस या ट्रांसलेशंस, प्लेज है कर्ण एंड कुंती, द मदर्स प्रेयर, माँ की प्रार्थना, पोस्ट ऑफिसर, नॉवेल्स हैं गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, पोइट्री द गीतांजलि 1910, क्रेसेंट मून, ये कुछ ट्रांसक्रिएशंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखें। W.B. Yeats called टैगोर अ प्योर पोइट, उन्होंने कहा कि विशुद्ध कवि हैं। ही ऑल्सो रोट द इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि, गीतांजलि का इंट्रोडक्शन यानी प्रीफेस यानी कि भूमिका किसका लिखा हुआ है? W.B. Yeats का लिखा हुआ है। He was the first Indian writer to be awarded the Nobel Prize in Literature for Gitanjali in 1913. वो पहले भारतीय लेखक हैं। वैसे पहले नॉन यूरोपियन ही हो गए, सबसे पहली बात तो ये है, लिटरेचर में अवार्ड जीतने वाले पहले नॉन यूरोपियन राइटर हो गए, वो भारतीय तो होंगे ही। He founded Shanti Niketan, a school at Bolpur in 1901. He established the World University Vishwa Bharati at Shanti Niketan in 1921. हम पढ़ चुके हैं कि शांति निकेतन का स्कूल ही बाद में विश्व भारती बन गया था। He was knighted in 1915, which he renounced in 1921. मेमोरेबल कैरेक्टर्स देखो इनके, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स में से, है ना। विनोदिनी, a central character in Tagore's novel Chokhar Bali, who rejects the strict rules widowed women in Bengal had to follow. विधवा औरतों को जो नियम फॉलो करने होते थे बंगाल में, उन नियमों का विरोध करने वाला ये कैरेक्टर है विनोदिनी, जो उनका नोवेल चौखेर बाली का कैरेक्टर है। बिमला, द प्रोटेगोनिस्ट इन टैगोर्स नोवेल गहरे बहरे, अलग अलग ये कई जगह कोई स्पेलिंग हो जाती है, कहीं कोई स्पेलिंग हो जाती है, पुरानी किताबों में ये रहेगा। इनिशियली a devoted wife but later seduced by revolutionary ideals. शुरू में तो ये बिमला क्या थी? एक डिवोटेड वाइफ थी, समर्पित पत्नी थी, लेकिन बाद में, है ना, रिवोल्यूशनरी आइडियल्स से सेड्यूस्ड हो गई, अट्रैक्टेड हो गई, क्रांतिकारी विचारधारा इसके मन में आ गई। कादम्बिनी, अ विडो इन टैगोर शॉर्ट स्टोरी, कादम्बिनी टैगोर की छोटी कहानियों में एक विडो है। द लिविंग एंड द डेड, ये कहानी है द लिविंग एंड द डेड, उसमें ये विडो है। एक्सप्लोरिंग हर लिमिनल एग्जिस्टेंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड अपॉन विडोज, बिल्कुल वही है कि विधवाओं के प्रति जो अत्याचार या उनकी जो सीमाएं थी उनसे लड़ती हुई एक महिला के रूप में कादम्बिनी। मिनी, द स्टोरी इज ऑफ अ काबुली वाला, काबुली वाला का कैरेक्टर है ये, बहुत ही फेमस कहानी है। ए हाजरा मर्चेंट फ्रॉम काबुल, काबुली वाला क्या था? एक मर्चेंट था, काबुल से आया हुआ, उसकी कहानी है। हु कम्स टू कैलकाटा ईच ईयर फॉर सेलिंग ड्राई फ्रूट्स, वो ड्राई फ्रूट बेचने के लिए हर साल आता था। एंड वाइल लिविंग इन इंडिया, और जब वो भारत में रहता था ना अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, ही बिकम्स फ्रेंड्स विद अ 5-year-old गर्ल मिनी, मिनी का वो दोस्त बन जाता है ना। तो ये काबुली वाला की एक कैरेक्टर है मिनी, है ना, जो बहुत ही जीवंत कैरेक्टर है। यदि तुम ये देखो, ये कहानी पढ़ो कभी, देखना तुम, बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। सम अदर मेमोरेबल कैरेक्टर्स ऑफ टैगोर आर द पोस्ट मास्टर फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, हेमंती फ्रॉम हेमंती, गोरा फ्रॉम गोरा, सुमन फ्रॉम त्याग, राम सुंदर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, एंड मृणाल फ्रॉम अ वाइफ्स लेटर, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टर्स आ गए। तो तुम्हारे अभी जो चल रहा है ना टेंडेंसी, जो तुम्हारी एग्जाम की मुझे देखने को मिल रही है, जो तुम्हारे ट्रेंड चल रहा है, वो कैरेक्टर पूछने का ट्रेंड है ना। तो यूं पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं किसी राइटर के, है ना। इसलिए थोड़ा सा इनको याद कर लें, बार बार पढ़ते रहें तो ये याद हो जाएंगे तुम्हें। टैगोर, अ पोएट ऑफ वेस्टर्न रोमांटिक एंड ईस्टर्न मिस्टिकल ट्रेडिशन, क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि टैगोर एक ब्लेंड है
है ना। एक मिंगलिंग है, एक मिश्रण है किसका, दो कॉन्सेप्ट्स का, वेस्टर्न का और इंडियन का, है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे, है ना। वेस्टर्न रोमांटिक कॉन्सेप्ट, रोमांस क्या है ना। रोमांस, व्हेन यू व्हेन यू फील द थ्रिल ऑफ इमोशंस, है ना, उसे कहते हैं रोमांस, है ना। रोमांटिक पीपल, दे वर नोन फॉर इट, है ना। रोमांटिक पोइट्स like Wordsworth, Coleridge, Southey, then younger romantics, Keats, Shelley, Byron, they were known for it. They experienced the thrill of emotions. है ना? Their poetry was totally subjective poetry. उनका जो काव्य था ना, सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है? ऑब्जेक्टिव पोइट्री इज मियर a description what we see outwardly. The poet narrates the beauty of the nature, standing quite detached, standing quite unaffected with this beautiful scenery of nature. ये तो है ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट। जब मैं किसी का बखान करूं कि देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितनी सुंदर नदी है, कितने सुंदर सितारे हैं, और बस यहां पर ही समाप्त। बट व्हेन माय treatment of these natural objects tells my readers how this beauty affects me, then my treatment becomes of subjective nature, and my poetry is called to be subjective poetry. मुझे कैसे प्रभावित, मैं कैसे प्रभावित होता हूं उस कविता, उस नेचर से। मैंने देखा डैफोडिल्स को, और उन डैफोडिल्स को देख करके मैं कितना खुश हुआ, है ना, और मेरी सारी उदासी खत्म हो गई। अगर ये मेरा ट्रीटमेंट है ना, तो मैं सब्जेक्टिव पोइट्री कर रहा हूं। ये मैं थ्रिल ऑफ इमोशंस को फील कर रहा हूं, मेरे यूं रोमांच हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैंने इसको फील किया है और डिस्क्राइब भी किया है मेरी पोइट्री में। यही रोमांटिक एरा है, यही रोमांटिक पोइट्री है ना। उससे पहले नेचुरल डिस्क्रिप्शन तो बहुत था, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल सीनरी तो बहुत था, लेकिन द पोइट्स वर द डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स। पोइट्स क्या होते थे? डिटैच्ड ऑब्जर्वर्स हुआ करते थे, बाहर खड़े एकदम से यूं देखते थे कि नदी यूं जा रही है, सुंदर नदी है, बहुत ही कल कल की आवाज करते हुए नदी जा रही है। बट दे डिडंट टेल अस हाउ वर दे अफेक्टेड by the beauty of the nature. Only the romantics they told us. Romantics नहीं हमें बताया, because they got the feeling to feel the thrill of emotions, है ना, यही रोमांस है। हुँ? तो देखो, टैगोर is in many ways influenced by the romantic tradition of the West. ये जो रोमांटिक ट्रेडिशन जो मैंने तुम्हें बताई, इससे टैगोर बहुत प्रभावित हुए। The most significant aspect of Romanticism, particularly that of early 19th century English literature, is a new and intense faith in the imagination. ये क्या था? Intense faith in imagination. वैसे अगर तुम देखो तो 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से रोमांटिक इरा शुरू हुआ इंग्लिश में। वो भी, वहां भी वर्ड्सवर्थ यही कहता मिलता है हमें कि पोएट्री is the thoughts recollected in tranquility.
है ना। तो यही कि भाई वापस हम शांति में हमारे विचारों का जब फिर से हम विचारों को जब हम याद करते हैं ना, वही पोइट्री है ना। इंटेंस फेथ इन द इमेजिनेशन, ये लेटर ऑन और ज्यादा बढ़ता गया, इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा फेथ हो गया इनका, यानी कल्पना। तो कल्पना के बिना तो पोइट्री है ही नहीं। शेक्सपियर ने भी कहा था, क्या कहा था, मैं प्रायः कहता हूँ, क्या कहा था शेक्सपियर ने, द ट्रूएस्ट पोइट्री इज द मोस्ट फेनिंग। सबसे सच्ची कविता वही होती है जो सबसे ज्यादा झूठी होती है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर फेनिंग का मतलब तुम क्या समझोगे, इमेजनरी। बिल्कुल, सबसे सच्ची कविता वही होती है जो सबसे ज्यादा कल्पनाशील होती है। कविता का मतलब ही कल्पना है ना। तो इंटेंस फेथ इन द इमेजिनेशन, कल्पना पर बहुत ही ज्यादा भरोसा। दिस इज एज ट्रू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एज ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज और टेनिसन एंड ब्राउनिंग। जितना इनके बारे में सच है, उतना ही टैगोर के बारे में भी सच है। Rabindranath and the romantic poets turned away from reason to imagination and intuition. ये तर्क से परे कल्पना की ओर, और इंट्यूशन यानी स्वाभाविक अभिव्यक्ति, है ना, इंट्यूशन यानी मन में क्या है आपके, उसके ऊपर चले गए। Rabindranath's romantic imagination does not dwell upon the mundane banal. ये देखो, रविंद्रनाथ टैगोर की जो इमेजिनेशन है ना, डज नॉट ड्वेल अपॉन, डज नॉट रिलाई अपॉन, निर्भर नहीं है। किसके ऊपर निर्भर नहीं है, मंडेन। मंडेन क्या है, वर्ल्डली, एकदम दुनियादारी के सब्जेक्ट मैटर, ऐसे नहीं। बैनल, वेरी ऑर्डिनरी एंड कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा बैनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, एक्चुअलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस, बैनल एक्चुअलिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। उबाऊ, बोरिंग, जैसे मान लो कि जो मॉडर्न लिटरेचर इन इंग्लिश है, वो क्या है, बैनल एक्चुअलिटीज का बंच है। जैसे आप टीएस इलियट को पढ़ते हो, जैसे आप हेरोल्ड पिंटर को भी पढ़ते हो, तो क्या है, बैनल एक्चुअलिटीज ऑफ लाइफ है। जीवन के ऐसे सच हैं जो कोई ना तो इम्पोर्टेंट हैं और ना ही कोई सरस हैं, लेकिन फिर भी वो ये उसको इसलिए लेकर के आए कि दे आर द एक्चुअलिटीज ऑफ लाइफ। उन्होंने जीवन में ऐसा ही महसूस किया कि कोई साथ नहीं जीवन में, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, है ना। केवल ऑपरेशन, केवल सप्रेशन, केवल बिट्रेयल, ब्रीच ऑफ फेथ, यही सारी चीजें हैं, शटरिंग नर्व्स, यही सब कुछ चीजें उन्होंने फील की और वो लेकर के आए। लेकिन टैगोर की कविता इन बैनल एक्चुअलिटीज से दूर है। वो दुनिया को रंगीन दिखाती है, हमें ब्यूटीफुल दिखाती है ना। और हम वी स्टार्ट लविंग द वर्ल्ड व्हेन वी गो थ्रू द पोएम्स ऑफ रविंद्रनाथ। but as in black on the visions of the mysterious universe and the creator। लेकिन ये ब्लैक की तरह से है ना, विलियम ब्लैक की तरह से, ऑन द विजन्स ऑफ द मिस्टीरियस यूनिवर्स, ये रहस्यमय दुनिया के, रहस्यमय विश्व की विजन्स को लेकर के हैं, एंड द क्रिएटर, किसने बनाया इसको, ये रहस्यवाद है। Like Keats, Rabindranath was not content with merely expressing the accepted moral truths. Keats रिवोल्यूशनरी फर्वर का पर्सन है। वो जो एक्सेप्टेड मॉरल ट्रुथ्स है ना, उनके अलावा भी वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में विश्वास रखता है, नए मॉरल्स एक्सप्लोर करने में विश्वास रखता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी वैसे ही है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक वो पोयम है, आपके 12th में कभी रही होगी, जिसमें वो ये कहते हैं कि ईश्वर की पूजा करने के लिए हमें अगरबत्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कोई पुष्पहारों की जरूरत नहीं पड़ती, सुगंधित पदार्थों की, सेंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हम अपने कर्तव्यों का यदि सही पालन करते हैं तो हम ईश्वर की सबसे सच्ची सेवा करते हैं, ऐसा
उनकी एक कविता थी, नाम तो मैं भूल गया, 12th में थी ऐसी कविता। हम्म। हाँ, वेयर माइंड इज हेल्ड विदाउट फियर। ये इसमें ये नहीं था, ये अलग है, ये अलग है कविता। इसमें तो भारत का बखान है ना, कि भारत अ, कैसी धरती है ना, ऐसा बताया गया उसमें। खैर, Rabindranath in Gitanjali and several other poems has sung of the relationship between our being and infinitude, है ना, अनंत के साथ में हमारा क्या रिश्ता है। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में ये एक सब्जेक्ट है? In Gitanjali, Rabindranath writes, He, yani God, is there where the tiller is tilling the hard ground. कि ईश्वर वहाँ है जहाँ पर जमीन को खोदने वाला, हाँ, पूरी मेहनत से जमीन खोद रहा है, वहाँ ईश्वर खड़ा है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग द स्टोन्स, और या फिर वो मजदूर जो एक रास्ता तैयार करने के लिए पत्थरों को तोड़ रहा है, तोड़ करके बराबर कर रहा है, वहां ईश्वर खड़ा है। He is with them in sun and shower, उन लोगों के साथ में ईश्वर सन एंड शॉवर यानी हर परिस्थिति में मौजूद है। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और ईश्वर है ना, कोई यूं स्वर्ण मुकुट से सुसज्जित राजा महाराजा नहीं है, वो एकदम धूल से सने वस्त्रों वाला एक मजदूर है? जो मजदूरों के साथ में खड़ा मिलता है। मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल, मिलो तुम ईश्वर से, एंड स्टैंड बाय हिम, और उसके पास खड़े हो, इन टॉयल, परिश्रम की दुनिया में, एंड इन द स्वेट ऑफ दाई ब्रो, और जब तुम्हारी यूं ब्रो से यूं स्वेट निकले ना, यूं तुम यूं करते हो, यूं करके यूं, स्वेट, पसीना तुम निकालते हो, उसमें तुम्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं, है ना। यानी कि कर्म है, कर्म ही ईश्वर है। इन हिज मिस्टिकल रेंडरिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल यानी कि परालौकिक, गोइंग बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, एक्सपीरियंस, पराभौतिक और रीजन, स्पेशली इन रिलीजियस और स्पिरिचुअल वे, यानी हमारी सीमाओं से पार जो एक्सपीरियंस है, ट्रांसेंडेंटल यूनिटी। Rabindranath recalls the ideas poetically expressed by Wordsworth in his passionate singing of devotion to the idea of liberty. He shown an affinity of spirit with Shelley and Byron. तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर, वर्ड्सवर्थ, शैली और बायरन के साथ में अपनी एफिनिटी ऑफ स्पिरिट शो करता है। एफिनिटी यानी यूं इंटीमेट रिलेशन, उनके साथ में घनिष्ठ संबंध को शो करता है जब वो इस प्रकार की कविताएं करता है ना। रिकॉल्स द आइडियाज पोएटिकली एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन हिज पैशनेट सिंगिंग ऑफ डिवोशन, है ना, जब वो डिवोशन के बारे में गीत गाते हैं, है ना, जब समर्पण के बारे में वो गीत गाते हैं। द एफिनिटी ऑफ द स्पिरिट बिटवीन वॉल्ट विटमैन एंड टैगोर स्ट्राइक्स ए मच। वॉल्ट विटमैन कौन है? अमेरिकन पोइट है ना, तो अमेरिकन रोमांटिक पोइट हैं वो वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन के साथ में भी इनकी घनिष्ठता, इनकी एफिनिटी यानी कि इनकी समानता हमारा ध्यान आकर्षित करती है। Whitman is a singer and prophet of American democracy, while Tagore is the singer of Indian Renaissance. भारतीय पुनर्जागरण के वो गीतकार हैं। And of his country's political fate, और अपने देश के राजनीतिक भाग्य के वो गीतकार हैं। As a poet, Tagore sets for himself a definite objective. उन्होंने अपने लिए एक निश्चित ऑब्जेक्टिव तैयार किया, that is to sing about the tremendous mystical experiences of this age. उन्होंने ये निश्चित किया कि मैं गाऊंगा tremendous mystical experiences, जो शानदार रहस्यवादी अनुभव हुए हैं सेजेज को, हमारे जो संतों को, जैसे बड़े बड़े संत हुए हैं, हमारी संत परंपराएं बहुत बड़ी हैं, है ना, हर जगह हर प्रांत में बड़े संत हुए हैं। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु तो है,
एकदम इधर गुजरात में नरसिंह मेहता हो गए, हाँ? तो इस तरीके से हर देश के हर कोने में संत हैं। तो मैं उन संतों ने जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस किए हैं जीवन में, उनको अपने गीतों में गाऊंगा। उन्होंने ये निर्णय लिया। इन गीतांजलि ही सेज, व्हेन वन नोज दी, जब कोई तुम्हें जान जाता है, देन एलियन देयर इज नन, तो फिर उसके लिए अनजाना कुछ नहीं रह जाता है। यदि कोई ईश्वर को जान लेता है तो फिर उसके लिए अनजाना कुछ नहीं है। देन नो डोर इज शट, फिर कोई भी दरवाजा बंद नहीं है उसके लिए। ओह ग्रांट माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लो ईश्वर, दैट आई मे नेवर लूज टच ऑफ द वन, कि मैं उस एक का स्पर्श कभी ना भूलूं इन द प्ले ऑफ द मैनी, जो कि अपने आप को बहुतों में अभिव्यक्त करता है। यानी ये ईश्वर ही है जो तुम में, तुम सब में है, चींटी में भी, हाथी में भी, सब में। वही कॉलरिज की टोन आ गई। कॉलरिज को हमने पढ़ा था थोड़े दिनों पहले कि he he loves best, नहीं, he prays best, he prayeth best who loveth best, कि प्रार्थना वही सर्वोत्तम करता है who loveth best, जो सर्वोत्तम तरीके से प्रेम करता है ना। आगे वो लाइन में भूल गया, लिरिकल बैलेड्स की लाइन थी वो, है ना, उसकी एंशंट मैरिनर की, कि वो जो छोटे से छोटी चीज को और बड़ी से बड़ी चीज को समान रूप से प्रेम करता है, क्योंकि जो गॉड है ना, उसी ने ही तो छोटी बनाई है, उसी ने ही बड़ी बनाई है, और वो उन सबको इक्वली प्रेम करता है। तो सच्ची प्रार्थना तो वही करता है जो सबको इक्वली प्रेम करता है ना। तो वही देखो कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पर रोमांटिसिज्म का। मच ऑफ टैगोर's आइडियोलॉजी केम फ्रॉम द टीचिंग ऑफ द उपनिषदाज, उपनिषद से आई है ना? जैसे मान लीजिए कि हम यूं कंट्रोवर्सीज देखते हैं कि कुछ बातें यहाँ ऐसे कही गई है, इस कहानी में यहाँ ऐसे की गई है, कही गई है, या ये बात गलत है। तो जैसे हमारी लोक अदालतें, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट्स, और फिर सुप्रीम कोर्ट्स, ये एक हमारी हायरार्कियल अरेंजमेंट है जुडिशियरी का, है कि नहीं। अगर आप लोक अदालतों से असंतुष्ट हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको यूं लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो हाई कोर्ट इज देयर, वहां भी न्याय नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर। तो वही बात, अगर आपको पुराणों में कोई असंगत लगे या जो भजनों में कोई बात असंगत लगे, तो तुम पुराण खोल करके देखो। पुराणों में तुम्हें असंगत लगे कोई बात, तो तुम उपनिषद खोल करके देखो। उपनिषदों में कोई असंगत लगे तो तुम वेद खोल करके देखो। तो वेद हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहां कुछ भी असंगत नहीं है, वहां एकदम लॉजिकल है सारी चीजें। बेसिकली हुआ क्या कि वेद अब आम जनजीवन नहीं समझ पाता है ना, तो उसका सरलीकरण हुआ उपनिषदों में। उपनिषदों का सरलीकरण हुआ पुराणों में, हमें कहानियों के माध्यम से बताया गया कि धर्म क्या है, अच्छा आचरण क्या है। हमें कैरेक्टर्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिली, है ना। तो अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें कोई अच्छी बात कहूँ, तुम उसको जाकर के अपने छोटे भाई बहनों को कहो, फिर वो अपने से जूनियर को कहें, तो इसमें कहते कहते कहीं न कहीं जाकर के हो सकता है कि मैंने जो ओरिजिनली जो बात कही है ना, उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, हो जाए। तो वहां पर लास्ट एंड पर मैनिपुलेशन होगा ना, उसको देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि हिमांशु ने ये बात गलत कही, है ना। क्योंकि हो सकता है वहां तक आते आते कोई बात मैनिपुलेट हो गई हो। हम्म, और ये होना बहुत संभव है? तो लेकिन तब फिर उसको मेरी ओरिजिनल स्पीच पर आना चाहिए, है ना। तो ये चीज है। तो much of Tagore's ideology came from the teachings of the Upanishads and his own beliefs that God can be found through personal purity and service to others.
It can be a synthesis of all that is best in the mystical experiences of the East and West. जहाँ तक मैंने लिटरेचर पढ़ा है, मैं भी ये कह सकता हूँ कि चाहे बाइबल हो, चाहे हिंदुइज्म हो, all religions in one voice acclaim purity of heart. सारे रिलीजन्स एक ही वाणी में कहते हैं कि हृदय की सच्चाई सबसे अच्छी चीज। इट कैन बी, हाँ तो ये हमने पढ़ लिया। अनलाइक मैनी मिस्टिक्स हु बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ मर्जिंग इनटू द एब्सोल्यूट, टैगोर ऑलवेज मेंटेन्स a safe distance between thou and me. हालांकि बहुत सारे जो रहस्यवादी कवि है ना, वो एक एक हो जाना चाहते हैं ईश्वर के साथ में, है ना, और रोमांटिक्स भी होना चाहते हैं। वेस्ट विंड की लाइनें तुम्हें याद होएगी, जब वो शैली कहता है वेस्ट विंड को, बी दाउ मी, तू मैं ही हो जाऊं, एम्पैचुअस वन, है ना, कि काश तू और मैं एक ही हो जाएं, है? लेकिन टैगोर हमेशा ही दाउ एंड मी, टैगोर हमेशा ही ईश्वर और खुद में अंतर रखता है, भक्त और भगवान में। He says in song, I am bound with thy will, and thy purpose is carried out in my life, and that is the fetter of thy. हाँ? Fetter क्या है? Something that stops somebody from doing what they want. नियम, कानून, कायदे। हाँ? यानी कि I am bound with thy will. मैं तुम्हारी इच्छा से बंधा हुआ हूँ। And thy purpose is carried out in my life. और तुम्हारा ही उद्देश्य मेरी जीवन में फॉलोड होता है, जो तुम चाहते हो ना वैसे ही होता है। एंड दैट इज द फैटर ऑफ दाई लव। और यही तुम्हारे प्रेम की बेड़ी है? तुम्हारे प्रेम की बेड़ी क्या है? कि जो तुम करते हो ना, वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, वही मेरे लिए स्वीकरणीय है। अनक्वेश्चनिंग फेथ है ये प्रेम की बेड़ी। भगवान से लड़ना नहीं कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मैं रोज मंदिर आती थी तुम्हारे पास में और तुमने मेरे साथ में ऐसे कर दिया। ऐसे नहीं, है ना, उसने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, है ना। आई ऑफन कोट द स्टोरी ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड, है ना, लड्डू वाली कहानी बताई हुई है ना तुम। तो जैसे मान लो कि घर में लड्डू पड़े थे, तो बच्चे ने कहा लड्डू दो लड्डू दो, माँ ने कहा नहीं दूंगी, और माँ के पास में टाइम भी नहीं था ये एक्सप्लेन करने का कि लड्डू क्यों नहीं दे रही है। उसने वो लड्डू उठाए और गली में फेंक, और बिकेम बिजी इन हर हाउस होल्ड चोर्स, अपने काम में लग गई। बच्चे ने माथा फोड़ा, गालियां निकाली माँ को, कितनी गंदी है तू, हैं, तूने बाहर फेंक दिए, मेरे को नहीं दिए। अब माँ के पास टाइम नहीं है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि वो लड्डू उस पड़ोस की आंटी से आए हैं जो 10 बार सोचती है कि दूं या नहीं दूं, और ये सोचते हुए उसने 10 दिन निकाल दिए, 10 दिन पुराने लड्डू हैं ये खाने लायक नहीं। तो उसने के पास इतना टाइम भी नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन खैर, जो उस बच्चे ने जो एफर्ट किए ने, जो कर्म किया ना, वो निष्फल नहीं जाता है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। तो कर्म का फल तो मिलेगा, 100% मिलेगा, है? तो अब वो बच्चा बैठा है, टीवी देख रहा है, डोरेमोन पोकेमोन वो क्या होते हैं वो देख रहा है, और पड़ोस की आंटी कोई दूसरी बढ़िया आंटी आती है ना, वो आकर के 4 लड्डू दे करके जाती है मम्मी को। अब वो बैठा है, उसको पता ही नहीं है वो लड्डू मम्मी खा सकती है, उसको पता ही नहीं होगा। लेकिन वो माँ को याद आता है, अरे वो उस दिन बहुत है, रोया था, बहुत परेशान हुआ था, ये लड्डू बढ़िया है, ये उसको दे देती हूँ। वो आज भी व्यस्त है, उसने वो लड्डू लिए और सीधे उसके सामने ला के रख दिए। वो उछल पड़ा
कि आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे मिल गया। अरे किया कैसे नहीं, तुमने किया था 10 दिन पहले किया था, बट दैट वाज नॉट द फ्रूट ऑफ दैट टाइम। वो उस समय का फल नहीं था, वो फल आज फलीभूत हुआ है, तुम्हें आज मिल गया तुम्हें। और माँ तो माँ है, उस दिन तुम्हें लड्डू नहीं दे करके लड्डुओं को फेंकने वाली वही माँ है। आज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर सेल्फ, तुम्हारे सर्वोत्तम हित का काम करता है ईश्वर, और हम उसको गालियां निकालते हैं। हम कहते हैं हम इन्हें इतनी पढ़ाई की, हमारे इतने अंक आने चाहिए थे। वो सोचता है कुछ न कुछ शायद उसमें जहर होगा, हमारे लिए ठीक नहीं था वो, है, तो इसलिए वो नहीं देता है वो चीज, है ना। खैर, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की बेड़ियां हैं, कि जो तुम करते हो ना वही ठीक है। He perceives that he यूनिवर्सल लाइफ स्पिरिट दैट द है, ये ही नहीं है। He perceives that the universal life spirit reflects in all the creation near or far। ये यूनिवर्सल लाइफ स्पिरिट है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है सारे क्रिएशंस में, चाहे नजदीक के क्रिएशंस हो चाहे दूर के क्रिएशंस। Thus romanticism in his work is related to his Vaishnava faith. He adheres to the doctrine of bhakti, his institutional awareness of the divine, his mysticism, his idealism, and his intense love of liberty. His poetry swings between two poles, a towering, rich, ennobling imagination and a deeply felt, intense experience. He is a dreamer of dreams. हैं? तो एक तरफ तो इमेजिनेशन है, और दूसरी तरफ इंटेंसली फेल्ट एक्सपीरियंस है, दोनों बातें। तो एक्सपीरियंस से ज्यादा रियल क्या हो सकता है, बताओ, हैं? जो तुम इंटेंसली फेल्ट करते हो उस एक्सपीरियंस से ज्यादा प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, हैं? इधर तो इंटेंसली फेल्ट एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ हाई इमेजिनेशन। इन दोनों पोल्स के बीच में तुम रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री को पाते हो, इमेजिनेशन और इंटेंसली फेल्ट एक्सपीरियंस जो संतों ने महसूस किया, उसके ऊपर तुम आगे हाइपोथेसिस करते हुए इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। Theme of Gitanjali. Gitanjali Song Offering is a collection of poems by Tagore. He received the Nobel Prize for Literature for its English translation, Gitanjali Song Offerings, making him the first known European to receive the honor. It is part of the UNESCO collection of representative works. Its central theme is devotion, and its motto is I am here to sing these songs. मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए गीत गाने के लिए, यही है इसका मोटो। दी का मतलब यू, तुम, ईश्वर। The original Bengali collection of 156 or 157 poems was published on August 14, 1910. The poems were based on medieval Indian lyrics of devotion with a common theme of love across most poems. प्रेम ही है common theme इसकी। Some poems also narrated a conflict between the desire for materialistic possessions and spiritual longing. देखो, materialistic possessions सबके मन में आता है ना। मेरे पास में घर हो, अच्छी जॉब हो, घर हो, कार हो, हाँ, बंगला हो, पता नहीं है, फिर कार ऐसी हो, फिर कार वैसी हो, फिर कार BMW हो। तो ये क्या है, ये मटेरियलिस्टिक पोजेशंस के बाद में लास्ट में क्या होता है, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। जब वॉरेन बफेट जैसा अपनी करोड़ों डॉलर्स दान कर देता है फॉर स्पिरिचुअल लॉन्गिंग के लिए, है? उसके मन में ये आत्मिक संतुष्टि,
ये क्या भाव है? यानी ये ऑल्टो से शुरू होकर के BMW तक जाने से ये आत्मिक संतुष्टि शायद प्राप्त नहीं होती है ना। ये कुछ और चीज है जो चपरासी की नौकरी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नौकरी तक जाने से पूरी नहीं हो सकती है। ये कुछ और है उस लकड़हारे की तरह से जिसने जो मांगा वो उसको मिला, लेकिन लास्ट में उसने यही कहा कि मैं वापस लकड़हारा ही बन जाऊं। हाँ, तो ये कुछ अलग चीज है ना, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। तो ये है बेस गीतांजलि का। वर्चुअली गीतांजलि इज अ ब्लेंड ऑफ ए नंबर ऑफ थीम्स एंड आइडियाज। इट्स 100 and odd lyrics explore the relationship between God and man, individual and humanity. व्यक्तिगत, व्यक्ति का रिश्ता मानवता से और ईश्वर का रिश्ता मनुष्य से, ये इसकी थीम्स हैं। इट जस्टिफाइज द वेज ऑफ मैन टू गॉड एंड वाइस वर्सा। ये जस्टिफाई करती है गीतांजलि वेज ऑफ मैन टू गॉड कि किन रास्तों से मनुष्य ईश्वर तक जा सकता है, और वाइस वर्सा कि किन रास्तों से ईश्वर मनुष्य तक आ सकता है ना। तो ये दोनों चीजें कैसे संभव है? In the words of Dr. Radhakrishnan, the poems of Gitanjali are the offerings of the finite to the infinite. Gitanjali is Tagore's autobiography, but at the same time, it is the voice of our own soul. Its central theme is the realization of God through self purification. Realization of God कैसे? Self purification से, love से, constant prayer से, है ना। गॉड का रियलाइजेशन हो सकता है आपको, ईश्वर आपको दिख सकता है। कैसे दिखेगा? सेल्फ प्योरिफिकेशन से, लव से, कांस्टेंट प्रेयर से, भक्ति से, डेडिकेशन से, सरेंडर बिफोर गॉड थ्रू सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड थ्रू कर्म योग, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड डिजायर्स विदाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। विदाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, गीतांजलि का सार ये है कि तुम ये सब काम करो, है ना। डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड डिजायर्स विदाउट रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। दुनिया को छोड़े बिना, दुनिया का त्याग किए बिना, दुनिया में रहते हुए डिटैच रहो, निर्लिप्त भाव से काम करो, है ना। तब तुम्हें ईश्वर मिलेगा। अगर तुम लिप्त हो गए, तुम हैं लालसाओं में फंस गए, कामनाओं में फंस गए, तब तो तुम लिप्त हो गए। तुम इनके लिए काम करने लग गए। तुम इनके लिए काम नहीं करके तुम ये सोचो कि तुम अपने कर्तव्यों के लिए काम कर रहे हो, है ना। हाँ बेटा। The central theme of Gitanjali, despite the lack of a logical structural succession of a continuous theme, is devotional. It expresses the yearning of the devotee for reunion with the divine. डिवाइन के साथ रीयूनियन मेरी हो जाए, ये इसके लिए यर्निंग है, अभिलाषा है गीतांजलि में। ये सॉन्ग ऑफरिंग है, सॉन्ग्स हैं ऑफर्ड इन द सर्विस ऑफ गॉड। द पोएट इज अ सिंगर एंड ही सीक्स द रियलाइजेशन ऑफ गॉड थ्रू हिज सॉन्ग्स। He considers himself to be a living musical instrument in the hands of God, the master musician. Huh? Gitanjali is a metaphysical poem, not in the sense of the 17th century metaphysical English poetry, but in the literal sense. It is metaphysical because it deals with the world beyond and hereafter. ये हाँ, अलौकिक दुनिया की बात करती है, इसलिए ये मेटाफिजिकल है। मेटा माने बियॉन्ड और फिजिकल माने फिजिकल नेचर, जो हमारे शरीर से परे है, उस अनुभव को लाने वाली है, इसलिए ये मेटाफिजिकल है। फॉर द टर्म मेटाफिजिकल टू etymologically means beyond physical. It is metaphysical because it is concerned with the meta world. Broadly speaking, Tagore's Gitanjali can be called a mystical come metaphysical. मिस्टिकल है, हमें सोचने पर मजबूर करती है, हम रहस्य में बह जाते हैं, है ना। चलिए बुला लो उनको, बच्चों को बुला लो उनको थोड़ा सा।
रख। चलिए, कल हमने खूब सारी बातें की थी। When I say romantic prose writers, when I say romantic prose writers are known for their diffuse style of writing, तो diffuse की स्पेलिंग क्या होगी? हाँ, DIFFUSE, diffuse, बिल्कुल। when you are स्पेस है, when you are खालिस्तान है, तुम्हें भरना है डिसइंटरेस्टेड या अनइंटरेस्टेड में से कोई एक। when you do not do things for your personal benefit, डिसइंटरेस्टेड, बिल्कुल सही है ना। we should not intake defective diet or deficient diet, deficient diet, बिल्कुल। It is very much tough for us. It is very much tough for a teacher. It is very much tough for a teacher to, खालिस्तान है, ELICIT या ILLICIT में से भरना है, ठीक है ना। It is very much tough for a teacher to answers from the students who come irregularly, क्या होएगा? ELICIT, एलिसिट है ना, निकलवाना है ना, बिल्कुल। है, सेल चेंज करोगे? एक मिनट। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए कि भाई इन को हमें यूज कैसे करना है ना। आगे देखते हैं हम अपने 72 से, है ना। एनवलप ये वर्ब है, और ई लग जाता है तो वो नाउन हो जाता है, लिफाफा हो जाता है ना। बस एनवलप, ENVELOPE, एनवलप, है ना, ये नाउन है ना। और ऊपर वाला एनवलप
verb है. To cover or surround something completely. और a flat usually square paper container for a letter. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल चीज है. Excite और incite. Excite to arouse feelings of happiness or enthusiasm, है ना. और incite to arouse unpleasant or violent feelings, है ना. The leaders often incite public for their political benefit, है ना. वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को इंसाइट करते हैं, है ना. टेररिस्ट्स दे ऑल्सो इंसाइट पीपल. टेररिस्ट्स भी इंसाइट करते हैं. बट यू नो, स्टोरीज, फिल्म्स, पोएम्स, दे एक्साइट अस. वो हमें एक्साइट करते हैं. एक्सपीडियंट, हेल्पफुल और यूजफुल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. और एक्सपीडियस, एक्सपीडियस प्रॉम्प्ट, शीघ्र या फुर्तीला. एक्सपीडियंट, हेल्पफुल और यूजफुल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. एक्सपीडियंट सपोर्ट, है ना. हमें एकदम से एक्सपीडियंट या एक्सपीडियंट सपोर्ट मिला. वी रिक्वायर्ड एक्सपीडियंट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. और एक्सपीडियस, एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस प्रॉम्प्ट. A man with expeditious nature can do anything, है ना. जिसका एक्सपीडिशियस नेचर होता है ना, वो कुछ भी काम कर सकता है. वो प्रॉम्प्ट होता है ना, तैयार हर समय. एक्सटिंक्ट, विलुप्त. ये तो जैसे अपने एक फ्रेजल वर्ब थी ना, जिसका मतलब था एक्सटिंक्ट. क्या था, क्या बता रहे हो. डाई आउट, बिल्कुल, डाई आउट. एक्सटिंक्ट. और इंस्टिंक्ट हमारी मूल प्रवृत्ति हो गई. वॉट एवर वी डू फॉलोइंग आर इंस्टिंक्ट. एंड मैनी स्पीसीज गो एक्सटिंक्ट एवरी ईयर, है ना. एक्सटिंक्ट और इंस्टिंक्ट. फ्लेयर, और ये देखो फ्लेयर. ये फ्लेयर जन्मजात प्रवृत्ति कह दो, नेचुरल एबिलिटी कह दो. और एक चीज और नोट कर लो भले, ये जो फ्लेयर है ना, FLAIR, ये सिनोनिम है टैलेंट का. TALENT, टैलेंट होता है ना, ये टैलेंट का सिनोनिम है. यानी जन्मजात प्रतिभा हो गई टैलेंट, है. जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है ना. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैज ए फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेज. उनके पास में एक टैलेंट है, फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेज है. वो भाषाओं को बहुत जल्द सीख लेते हैं. बंगाली सीख ली है, फिर इंग्लिश भी सीख ली, हिंदी भी सीख ली, है ना. तो ये क्या है, फ्लेयर ऑफ लैंग्वेजेज है ना. तो ये फ्लेयर का मतलब क्या होता है, जन्मजात प्रतिभा, है ना. फ्लेयर फोर लेता है ना, फ्लेयर फोर, है ना. certain people have got flair for paintings. Certain people have got flair for, you know, oratory. कई लोग बोलने में कुशल होते हैं, कई लोग हैं पेंटिंग में कुशल होते हैं. वो फ्लेयर है ये, ठीक है ना, फ्लेयर. और ये फ्लेयर क्या है, ये तो बर्स्ट ऑफ फ्लेम और लाइट, धधकना आग का, है. और या फिर शेयर्ड सेंस में तुम एंग्री होने के लिए भी यूज ले सकते हो इसको, है ना. तो एकदम से जैसे मान लो कि कोई भड़क जाता है ना कोई, वो फ्लेयर है जी. जैसे द मैच फ्लेयर्ड, जैसे हम मैच को हमने यूं स्ट्राइक किया, एज सुन एज वी स्ट्रक द मैच इट फ्लेयर्ड एंड देन वेंट आउट. और फिर ये बुझ गई. पहले एकदम से यूं प्रज्वलित हुई और फिर बुझ गई. ही फ्लेयर्ड एंग्रीली एट मी, उसने मेरी तरफ यूं आंखें निकाल करके देखा, है?
वो भी हो सकता है फ्लेयर, आंखें निकालना यूं। चलिए, तो ये हमने देख लिया FLAIR, है ना। इसमें आई आई हुई पड़ी है ना। तो आई से तुम इंस्टिंक्ट ले सकते हो थोड़ा सा, है ना। ये इंस्टिंक्ट टाइप का हो गया। और FLARE है ये सीधा, है फायर वाला, धधकने वाला। फोर्ट्यूइटस, फोर्ट्यूइटस जैसे मान लो कि नोट प्लान्ड, इट वॉज ए fortuitous मीटिंग यार। I did not plan it. I did not plan it in advance. मैंने कोई पहले से सोच करके नहीं गया था मैं वहाँ पर। It was a fortuitous meeting. ये तो अपने आप ही वो, या वहाँ पर आए हुए थे, मैं वहाँ पर आया हुआ था, तो हम लोग मिल लिए और वो फोटो आ गई। तुमने कहा कि तुम उसके साथ कैसे खड़े थे, वो तो मेरा दुश्मन है। इट वॉज ए fortuitous मीटिंग। ये तो fortuitous मीटिंग थी, है ना, आकस्मिक, है ना। और फॉर्चुनेट, we are fortunate, we are extremely fortunate because we are given, human body। हमें ईश्वर ने ये मानवीय मानव शरीर दिया है। we can think, we can speak। felicity, felicity, blessing or happiness, felicity, felicity of life। we all should go for felicity of life, है ना। और ये फैसिलिटी है, ईज और कंफर्ट। वी ऑल रन टू हैव more and more facility in our life, and this our longing takes away us takes us away from the felicity of life, है ना। जितनी ज्यादा फैसिलिटी बढ़ाओगे ना, उतने ज्यादा फेलिसिटी से दूर हो जाओगे कि नहीं। कभी कोई चीज खराब होएगी, कभी कोई चीज खराब होएगी, मशीनों की सेवा करने में लगे रहोगे, है ना। खुद की या माँ बाप की सेवा नहीं कर सकोगे। फैकल्टी, ये अलग चीज हो ही गई एकदम से। एबिलिटी हो गया फैकल्टी, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज हो गया, या फिर द पीपल हु टीच, मेरे जैसे लोग, उन्हें भी फैकल्टी कहते हो आप। आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स साइंस फैकल्टी, है ना। ये अध्ययन के ब्रांचेज हो गए, है ना। और फैकल्टी आपकी फैकल्टी हो सकती है, आपका कोई गुण भी हो सकता है। ही हैज़ गॉट एन इनेट फैकल्टी ऑफ राइटिंग, उसके अंदर एक इनेट फैकल्टी ऑफ राइटिंग है, लिखने के लिए उसके अंदर एक फ्लेयर है। उस फ्लेयर को हम फैकल्टी का नाम भी दे सकते हैं। देखो फैकल्टी और फ्लेयर यहाँ पर क्या है, सिनोनिम हो गए ना। फेटल, है ना, फेटाल बोलते हैं ना हम इसको, फेटल, फेटल, घातक, डेडली, फेटल। और फेटफुल, हाँ फेटफुल, इंपॉर्टेंट बट विद यूजुअली निगेटिव इफेक्ट है। जैसे मान लो कि इट वाज इट वाज अ फेटफुल डे, इट वाज अ फेटफुल डे ऑफ माय लाइफ। आई रियली लेबर्ड हार्ड बट गॉट नथिंग। मैंने काम तो बहुत किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। इट वॉज ए फेटफुल डे ऑफ माई लाइफ। ये मेरे जीवन का फेटफुल डे था, यानी इम्पोर्टेंट था, लेकिन भाग्य ने कुछ ऐसा चाहा कि मुझे उस दिन मिला कुछ नहीं, है ना। फेटफुल होता है वो, इम्पोर्टेंट बट ऑफन सैड, है ना। और फेटाल तो, फेटल तो क्या होता है, डेडली, है ना। जैसे फेटल अटैक, है ना, फेटल वुंड, है ना, प्राय इट वाज ए फेटल वुंड, है ना। ये फेटल वुंड था, डेडली वुंड था, दैट किल्ड हिम, है, जिसने उसको मार दिया। तो फेटल और फेटफुल, समझ में आ गई बात आपको। फेट माने भाग्य होता है, फेटफुल, लेकिन ये थोड़ा नकारात्मक है। हाँ बेटा, एक फेट,
हाँ किस्मत होता है, FATE फेट। फेट माने किस्मत है ना, तो फेटफुल है वो दिन तुम्हारे लिए। हाँ, फैटल किस्मत नहीं होता, फेटल तो डेडली होता है ना। फेटल वंड, फेटल डिजीज, जैसे प्लेग, कोरोना इज ए फेटल डिजीज, है ना। कोरोना क्या थी? फेटल डिजीज थी, है ना, प्राण घातक डिजीज थी वो, है ना। ये बात है, ठीक है। वो भाग्यवादी हो गया, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट, वो भाग्यवादी हो गया। इफ a person is fatalist, then he thinks everything happens according to fate, है ना। वो कहता है कि हर चीज भाग्य के अनुसार ही होती है, वो फेटलिस्ट होता है ना। वो भाग्यवादी हो गया। फेन, ये एडवर्ब है फेन। जैसे ये एडवर्ब है, इसमें एल, ग्लैडली, LY की जरूरत नहीं पड़ती, ये फेन एडवर्ब है। आई विल फेन डू, मैं खुशी खुशी करूंगा। आई विल ग्लैडली डू, और आई विल फेन डू एज यू से, तुम जो कहोगे ना मैं वो खुशी खुशी करूंगा। आई विल फेन डू, आई विल ग्लैडली डू, यू मे इजीली रिप्लेस फेन विद ग्लैडली, है ना। ये एडवर्ब है ना। FAIN, फेन माने ग्लैडली, विलिंगली और विद प्लेजर यू मे से। और ये फेन क्या है? दिखावा करना, टू प्रिटेंड टू फील समथिंग। जैसे I I saved myself, I saved myself from the boring class, I saved myself from the boring class, feigning a headache, pretending a headache, कि भाई मैंने, मेरे सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और यूं करके मैं, वो एक बोरिंग क्लास थी मेरे लिए, उससे मैंने अपने आप को बचा लिया। he saved he saved herself, sorry, he saved himself from the massacre, feigning dead, उसने अपने आप को बहाना किया कि मैं तो मरा हुआ ही पड़ा हुई हूँ। हाँ, और वो कत्लेआम करते हुए लोग आए, उन्होंने सोचा ये तो डेड बॉडी पड़ी है, यूं एकदम यूं पलटा हुआ, मरा हुआ। तो ये फेन है, दिखावा करना, टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, ये बात है। अब देखो FLOOR, फ्लोर, ये तो फर्श हो गया। एक और लिख लो तुम, FLOUR भी लिख लो, है ना, फ्लावर, है ना, फ्लावर, आटा, फ्लावर। फ्लोर मिल बोलते हैं हम उसको भी, फ्लोर ही बोलते हैं, है ना। फ्लावर है सही प्रोनाउंसिएशन, फ्लावर। हाँ, FLOUR, जो फ्लावर वाला है ना, ये फ्लावर है, सही प्रोनाउंसिएशन तो इसका देख लेना तुम डिक्शनरी में, मुझे तो यही याद है, फ्लावर। और ये चलो हम तो यहाँ पर फ्लोर और ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो फ्लोर तो जैसे आपका टाइल्ड फ्लोर, कंक्रीट फ्लोर, ये आंगन हो गया, है ना। और ग्राउंड तो सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, है ना। जैसे हेलीकॉप्टर वॉज hovering over the ground, hovering certain meters above the ground, है ना। द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग सर्टन मीटर्स अबव द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड हो गया, है ना। और जैसे जैसे आई गॉट स्लिप्ड ऑन टाइल्ड फ्लोर, मैं टाइल्ड फ्लोर के ऊपर स्लिप हो गया, वो फ्लोर हो गया, आंगन हो गया, है ना, ऐसे। पेट, FETE, फेंट, हाँ, FAINT, फेंट, वो तो बेहोशी का,
वो तो बेहोशी का दिखावा करना, इसमें तुम कुछ भी दिखावा कर सकते हो, दैट यू आर इल और टायर्ड, है ना। डोंट फेन योरसेल्फ इल ऑल द टाइम, है ना। whenever it comes to studies whenever it comes to studies you start feigning ill, my dear, है। जब भी पढ़ाई की बात आती है तुम फेनिंग शुरू कर देते हो। और मेरे एक भाई थे, वो मेरे पापा क्या कि यूँ खूब पढ़ाते थे हम सब लोगों को, लेकिन मेरे मेरे से एक बड़े भाई थे, वो कभी उनसे पढ़े नहीं, हाँ। तो पापा उनको भूखा भी रखते थे, सब यूँ करके देख लिया, उनको कमरे में भी बंद कर दिया, और वो उल्टी कर देते थे लास्ट में, है ना। है ना, तो उल्टी करते फिर वो मेरी माँ, और वो मेरे चाचा के लड़के थे वो, मेरे चाचा तो उनको बचाने नहीं आते थे, लेकिन मेरी माँ आ जाती थी, इन्हें छोड़ दो, अब थे इन्हें छोड़ दो, कौन पढ़े। है ना, तो वो है फेनिंग इल, है ना। स्टॉप फेनिंग इल ऑल द टाइम, अपने आप को यूं बीमार मत दिखाओ भाई। चलिए, ग्रेसफुल और ग्रेसियस, है ना। ग्रेसफुल तो क्या हो गया, जैसे मान लो कि आपका कोई मूवमेंट हो ना जो बहुत ही अच्छा हो, है ना, वो ग्रेसफुल होता है। ग्रेसफुल स्टेप्स, ग्रेसफुल डांसिंग स्टेप्स, है ना। या फिर तुम किसी को सलाम भी यूं करते हो तो ग्रेसफुल बो, है ना। ग्रेसफुल लुक होती है तुम्हारी, है, मन भावन जिसको आप कहते हो, अच्छा, है ना। हैंडसम और अट्रैक्टिव, भव्य, मन भावन भी हिंदी में आ सकता है ग्रेसफुल का मीनिंग। हाँ, और ये क्या है, ग्रेसियस, मर्सीफुल हो गया ग्रेसियस, जैसे गॉड इज ग्रेसियस, है ना। गॉड इज ग्रेसियस, बट द डांसर्स वर ग्रेसफुल, डांसर्स वर ग्रेसियस नहीं, डांसर्स वर ग्रेसफुल, है ना। और गॉड इज ग्रेसियस, किंग इज ग्रेसियस, माय मदर इज ग्रेसियस, है ना। तो ये ग्रेसियस हो गए। गुअमंड, गुअमंड, सही प्रोनाउंसिएशन तो गुअमंड, देखूं क्या। हाँ, मर्सीफुल की स्पेलिंग ये गलत है, सही है तुम्हारी बात। क्या हुआ, ये मना कर रहा है ये। नीचे, अच्छा ये अच्छा, ये यहीं आ गया। गुअमंड, गुअमंड, आई थिंक दिस इज द गुअमंड, गुअमंड, है ना। ग्लटन, ये थोड़ा डिसअप्रूविंग है ना। जैसे कोई बहुत ज्यादा खाता है ना, तो उसके लिए हम गुअमंड, बीकानेरी पीपल आर गुअमंड, है ना, वो गुअमंड हैं थोड़े। चलिए आगे है गुअमेई, हाँ ये थोड़ा देखो, गुअमेई, 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 इसका एक तो मीनिंग देखो जो हम देखते हैं गुअमेई का, कि भाई फूड कनोजियर हो गया, जैसे कोई पार्क ही हो गया बहुत ही भोजन का। जैसे तुम हलवा बनाते हो, तुम्हारी दादी वहां से चिल्ला करके कह देती है ये खराब हो गया या ये सही है ना। वो गुए में ही है ना। एक तो फूड कनोजियर हो गया, और आजकल जो चल रहा है ना गुए में ही का एक मीनिंग जो बहुत ही ट्रेंडी है ना, जिसको तुम प्राय यूं देख सकते हो, है ना। गुए में ही का मतलब होता है बहुत ही स्प्लेंडेड, भव्य, है ना। गुए में ही डिनर एंड ऑफ हाई क्वालिटी, है ना, ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड टेस्ट। गुए में ही सपा, जैसे चार्ल्स लैम, है ना, फर्स्ट ग्रेड वाले वो बैठे हैं,
वो कौन था, जेम वाइट, जेम वाइट सर्व्ड अ gourmet supper to chimney sweepers, है ना, स्प्लेंडेड ऑफ हाई क्वालिटी। तो ये बहुत चलता है आजकल, गोurmet है, gourmet ड्रिंक, gourmet मील, gourmet लंच, है ना, इसको तुम ऐसे बोलो, बहुत अच्छा लगता है ये। फूड कनोजियर लिखा हुआ है ना इसमें, फूड कनोजियर, फूड कनोजियर का तो मतलब होता है पारखी, पाक कला में प्रवीण। हाँ हाँ, ये तो नहीं, ये नाउन है, ये नाउन है। नहीं, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, ये दोनों है, बिल्कुल। हाँ, ये दोनों है, बिल्कुल सही है। ये नाउन भी है, अब फूड कनोजियर है तो वहाँ नाउन है, और गुआमेई ड्रिंक में बोल रहा हूँ तो वहाँ ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएंगे कल। देखो, हम इसको बहुत यूं मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं, 10 ही हुए हैं अपने, है ना। 10 को हमने इतना आराम से एक एक चीज़ को यूं सोच सोच करके किया है, तो ये तुम्हारी मेमोरी में रहने चाहिए कहीं न कहीं, है ना, इसलिए इन पर इतनी मेहनत हो रही है मेरी तरफ से। फिर तुम बाद में जब टेस्ट लेते हैं ना, तो तुम फिर यूं अजीब से हो जाते हो, है ना, फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी, फिर खतरे में पड़ जाएगी दोस्ती, है ना। तो 10 तारीख के लिए तैयारी कर लेना अच्छे से, है ना, है ना। 10 तारीख को तुम्हारे पेपर है ना, तुम्हारी क्लासरूम में ही, प्रोवर्ब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, कुछ नई चीजें भी आएंगी। 10 को 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में तुम्हारी क्लास में, ठीक है। तो तुम मत देना भले उसका, जो जिनके नहीं है वो मत दो, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए केवल ईडीएम्स का ला दूंगा मैं तो टेस्ट।